अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। लीगल टॉक के एक और एपिसोड पे आपका खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस के ऊपर कि मेंटेनेंस क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है और ये असल में किस तरह दायर कैसे होता है और उसका ऑर्डर किस तरह दिया जाता है। आज हम आपको इसकी तमाम तफसील बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस को असल में उर्दू में खर्चा नानफ़का कहा जाता है। अब ये खर्चा नानफ़का होता क्या है? खर्चा नानफ़का का मतलब है कि एक मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने निकाह के अंदर आने वाली लड़की पर खर्चा करे, यानी कि अपनी बीवी की पूरी जिम्मेदारी संभाले, अपने होने वाले बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभाले, उसको खर्चा दे। जो बच्चे छोटे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनके दूध का खर्चा उठाए। जो बड़े बच्चे हैं उनके स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस अदा करे और उनके क्लोथिंग यानी उनके कपड़ों का खर्चा उठाए, अपनी बीवी का खर्चा उठाए। इसको मेंटेनेंस कहा जाता है लीगल ज़बान में। मसला ये है कि हमारे माशरे के अंदर यानी हमारा जो कानून है और जो हमारा मज़हब है वो मेंटेनेंस के बारे में क्या कहता है। एक मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों का खर्चा उठाए। ये गिवन है हमारे मज़हब में भी और हमारे कानून में भी। लेकिन ट्रबल यहाँ पर ये है कि जो मर्द हैं वो अक्सर औकात इसका पालन नहीं करते, यानी कि वो खर्चा नहीं देते, अपनी बीवी को तंग करते हैं, अपने बच्चों को तंग करते हैं, उनका खर्चा नहीं उठाएंगे, उनका स्कूल की फीसें अदा नहीं करेंगे, उनकी क्लोथिंग के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनके खाने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जो कि एक बहुत ही बिटर रियलिटी है इस सोसाइटी। तो आज हम इसी चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये आखिर वजह क्या है और इसका सद्देबाब क्या होना चाहिए और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले मेंटेनेंस का प्रोसीजर हम समझ लेते हैं कि प्रोसीजर होता है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के हकूक़ उनके ऊपर वाजिब है। इसी तरह का एक हक भी मर्द के ऊपर है अपनी बीवी का कि वो उसका खर्चा करे, उसका खर्चा उठाए, अपने बच्चों का खर्चा उठाए। तो जब लड़की ये देखती है कि उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, उसके बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, मर्द जो है उस पर जुल्म कर रहा है, उसका खर्चा पूरा नहीं करता, उसके खाने पे तवज्जो नहीं देता, उसके बच्चों के स्कूल कॉलेजेस का खर्चा नहीं उठाता, उसके बच्चों के दूध का खर्चा नहीं उठाता, तो औरत मेंटेनेंस का दावा करती है अपने मियाँ के ऊपर। ये सिर्फ उस वक्त नहीं होता जब वो साथ रह रहे हो। अगर मर्द लड़की को तलाक भी दे दे तब भी जो लड़की है वो अपने एक्स शौहर के ऊपर मेंटेनेंस का दावा कर सकती है और ये दावा सिविल कोर्ट के अंदर होता है। वो ये दावा इस बुनियाद के ऊपर करती है कि ये इसका इतना हक बनता है, इसकी इतनी सैलरी है और ये इतनी सैलरी मंथली ले रहा है तो ये मेरे बच्चों का खर्चा पूरा करे और मेरा जो भी खर्चा होता है महीने का वो भी पूरा करे। तो सबसे पहले दावा दायर होता है सिविल कोर्ट के अंदर। दावा दायर हो गया, उसके अंदर फिर जो डिफेंडेंट होता है यानी जो मर्द होता है उसको नोटिसेस जाते हैं कोर्ट की तरफ से। ठीक है, कोर्ट की तरफ से नोटिस जाते हैं। ये 3 डेट्स के अंदर नोटिसेस होते हैं, 3 दफ़ा। एक दफ़ा अगर नोटिस भेजे गए जो कि ऑर्डर होता है तो डिफेंडेंट यानी मर्द जिसके खिलाफ दावा हुआ है वो नहीं आता। दूसरी दफ़ा फिर कोर्ट नोटिस जारी करती है, वो तब भी नहीं आता। वो तीसरी दफ़ा नोटिस जारी करती है, वो तब भी नहीं आता। फिर जो कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 सेक्शन 17A के तहत एक इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो उसका ऑर्डर कर देती है। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है एक मखसूस रकम दावे के शुरू के अंदर मखसूस कर देना डिफेंडेंट के ऊपर कि वो जब तक ये केस चल रहा है इतना मखसूस जो अमाउंट है वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को पे करे हर महीने। और जब ये दावा मुकम्मल हो जाएगा यानी कि जब इसका ऑर्डर हो जाएगा तो तब ये इंटरिम बंद हो जाएगा और उसके बाद मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो उसके ऊपर लागू कर दी जाए। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सेक्शन 17A के तहत इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए। हम कह रहे थे कि अगर वो ना आए, ठीक है, अगर वो नहीं आता
तो सबसे पहले उसको नोटिस जाते हैं, नोटिस के बाद फिर अखबार में इश्तिहार जाता है, अखबार में इश्तिहार के बाद चस्पांदगी होती है, ठीक है। चस्पांदगी के बाद फिर यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है, यकतरफा कार्रवाई होके फिर एक ऑर्डर हो जाता है और ऑर्डर के तहत जो रकम होती है, जो अमाउंट होती है मेंटेनेंस की, वो कोर्ट मखसूस कर देती है डिफेंडेंट की। ठीक हो गया। फिर ये होता है कि जब वो ऑर्डर हो जाता है उसके बाद जो प्लेंटिफ है यानी औरत जो है वो इसके इजरा के अंदर जाती है। इजरा कहाँ पर होता है? इजरा उसी कोर्ट के अंदर होता है जहाँ पर जो है इस मेंटेनेंस की डिग्री होती है। इजरा होता है, इजरा के अंदर जो है अगर वो मर्द नहीं आता यानी कि डिफेंडेंट नहीं आता तो कोर्ट बैलेफ अपॉइंट करती है कोर्ट के ज़रिए और एक नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाता है, यानी वारंट गिरफ्तारी जारी होता है मर्द के खिलाफ। एक बैलेफ जाता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार करके अदालत में लाता है और अदालत फिर उसको बताती है कि ये आपके खिलाफ मुकदमा हुआ था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए हैं, आपने सबको इग्नोर किया है और अब आपको ये डिग्री कर दी गई थी, ये जो मेंटेनेंस अब आपके ऊपर ये लाजिम है कि कोर्ट के अंदर हर 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख को इतनी अमाउंट जो कि ऑर्डर हुई है वो जमा करवाएं ताकि वो एक कोर्ट के ज़रिए ही की बीवी को यानी औरत को मिल सके। ठीक है, ये जो मेंटेनेंस की अमाउंट है ये हर 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख को औरत को मिलती है। तो ये जो कोर्ट ऑर्डर करती है गिरफ्तार करने का, ये किस ताकत के तहत वो ऑर्डर करेगी? क्योंकि ये तो फैमिली जज है। ज़्यादातर सुनने में यही आता है कि जो फैमिली जजेस होते हैं वो इस तरह का ऑर्डर नहीं कर सकते और ये तो इख्तियारात जो है ये मजिस्ट्रेट के पास या हाई कोर्ट के जजेस के पास होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 20 फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत जो फैमिली जज होता है उसके पास मजिस्ट्रियल पावर्स होती है, यानी मजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं उसके पास और वो किसी भी स्टेज के ऊपर किसी को भी गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस चीज़ की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए। थैंक यू।